दोस्तों, आज हमारे साथ फिर से हैं करंट अनप्लग्ड के संपादक राजीव रंजन सिंह। राजीव जी, जंतर मंतर से लेकर पीएमओ तक जो छात्रों और युवाओं का आंदोलन परवान चढ़ा है, आपको क्या लगता है कि सरकार अब इस आंदोलन का क्या करेगी? आंदोलनकारी अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में फिर हम चर्चा करेंगे। अभी आज आपसे चर्चा करने का मकसद हमारा ये पता लगाना है, आप डिकोड करके बताएं कि सरकार की इस आंदोलन से निपटने की बिल्कुल ताज़ी रणनीति क्या है? अभय जी, धन्यवाद मुझे अपने मंच पे बुलाने के लिए। एकदम ताजी ताजी खबर ये है कि रैपिड एक्शन फोर्स, पुलिस, ये जितना भी व्यवस्था और प्रबंध है वो बढ़ा दिया गया है। जंतर मंतर पे जो मेरे स्रोत वहाँ पे हैं, उन्होंने बताया है कि सारी दुकानों को 6:30 बजे तक बंद करने का नोटिस आज दोपहर में ही जारी कर दिया गया था और ये सारी दुकानें बंद करा दी गई हैं और फोर्स काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। तो आज की रात निर्णायक रात होगी या कल की रात इसको निर्णायक कत्ल की रात होगी? कहते हैं। इसको साधारण मुहावरे में, जनता के मुहावरे में कहते हैं कि आज कत्ल की रात होगी। बस, तो आप ये समझ लीजिए कि राजनीतिक मुहावरे में जिसे कत्ल की रात कहते हैं, वही कत्ल की रात आज है जैसा लग रहा है। इस वीकेंड के पहले तक जो रणनीति जो मुझे मेरे खुफिया स्रोतों से पता चली है वो ये है कि किसी भी तरीके से इनको डिस्पर्स किया जाए, इनको हटाया जाए। जितने भी लोग वहां पे हैं, पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर घुसने के जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। जगह जगह मेरी खबर ये है राजीव जी कि वहां कम से कम 25-30 हजार लोग जमा हो गए हैं। हाँ, और संख्या उनकी बढ़ती ही जा रही है। मैं आपको वही बता रहा हूँ। हाँ, पूरे दिल्ली में चाक चौबंदी बढ़ गई है। यहाँ तक कि रोहिणी जैसा इलाका जो बाहर पड़ता है दिल्ली के, मतलब थोड़ा सा दूर है एपिसेंटर से, वहां तक में पुलिस का बंदोबस्त अच्छा कर दिया गया है। इन सब के बावजूद भी जो युवा है वहां पे, उनके जोश और खरोश में किसी भी तरीके की कमी नहीं आ रही है। संख्या अच्छी खासी है और ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। जिस तरीके से ऑर्डर्स निकाले गए हैं दुकानदारों को कि आप दुकानें बंद कीजिए, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत सारे दुकानदार भी नाराज हैं और इन्होंने ये सारी बातें जो है ऑर्गेनाइजर्स जो है वहां पे इस पूरे आंदोलन के, उनको इत्तला कर दी गई है। एक और चीज का गुस्सा बहुत ज्यादा है अभय जी, आपको जान के आश्चर्य होगा कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी ने ली थी, उसमें जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग नहीं की। आज मैंने कई नौजवानों से बात किया, उन्होंने बोला लाठी जो है, डंडे जो है वो हम पे धर्मेंद्र प्रधान के आदेश से नहीं बरसे। ये दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, गृह मंत्री अमित शाह हैं। अमित शाह का इस्तीफा जब तक नहीं होगा, हम लोग किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। तो अब ये जो आंदोलन है, इसकी मांगे बढ़ रही है, उग्र हो रही है और मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो ताप है, ये गर्मी है, ये बहुत जल्दी पीएमओ और प्रधानमंत्री निवास तक पहुंचने वाली है। जी अभय जी, खबरें ये भी आ रही हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों के अंदर छात्रों और नौजवानों ने स्वतः स्फूर्त तरीके से, बिना किसी पार्टी के आह्वान के, बिना कोई सेट ऑफ लीडर्स के, बिना नेताओं के, उन्होंने अपने अपने विरोध प्रदर्शन करने शुरू कर दिए हैं। चाहे पटना में, जयपुर में, उत्तर पूर्व में, गुजरात में, अहमदाबाद के अलावा एक और शहर में, नागपुर में, सब जगह ये शुरू हो गया है। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है। पहले दिन से ही, जब से उसकी स्थापना हुई थी 100 साल पहले, उस मुख्यालय का घेराव भी किया गया और वहां भी एक बड़ा संकट खड़ा हुआ। तो ये जो पूरी परिस्थिति तेजी के साथ फैल रही है, सरकार अगर जंतर मंतर पर, मान लीजिए जंतर मंतर को बल प्रयोग करके खाली भी करा लेती है, तो सब जगहों पर क्या होगा? देखिए, मेरा शहर नागपुर जो है, वहां का तापमान बढ़ रहा है। यदि बर्बरता बढ़ती गई दिल्ली में, तो नागपुर में भूचाल, भूकंप आ जाएगा। आप ये मान के चलिए। एक तो महाराष्ट्र के सीएम का ये स्थल है, ऊपर से आरएसएस का है, तो टोप आप ये समझ लीजिए कि ये बस नागपुर जो है ये चलने के लिए बस किसी भी तरीके से ये शांत है। कैसे शांत है भगवान जाने, मतलब शांत यानी कि जिस हिसाब से भड़क चुका होता अभी तक, किसी भी तरीके से लोगों ने अपने गुस्से और आक्रोश को जो है वो थोड़ा कंट्रोल करके रखा है। घर घर में जो है, यहाँ पे आप समझिए सबके बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं
और आपको पता है कि ये एजुकेशन के मुद्दे से सारी बात चालू हुई थी, तो मध्यम वर्ग इसको अपने साथ कनेक्ट कर पा रहा है। और मैं अच्छे खासे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के सपोर्टर्स को देख रहा हूं जो बहुत ज्यादा नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज है। अभय जी, मैं जहां रहता हूं उस जगह को, उस घर को आप खींच के उसको सेंटर बना के अगर 1 किलोमीटर खींचेंगे गोल रेखा, तो एक भी मुस्लिम परिवार आपको यहां नहीं मिलेगा। इतने कट्टर हिंदू एरिया में मैं रहता हूं, मतलब ये हिंदुत्व का गढ़ है जहां पे मेरा घर है। और मैं आपको बता रहा हूं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आरएसएस बीजेपी इन सबसे कनेक्टेड है, परंतु वो भी सब खामोश बैठ गए, चुप बैठ गए। क्योंकि क्या है, मोदी सरकार ने इस बारी जो है अपने, आप ये कह लीजिए कि घमंड में जो है, उन्होंने आम जनता के जेब पे और आम जनता के इंटरेस्ट को हट किया, वहां कहीं पे अटैक किया है जो आम लोगों की जिंदगी से जो है वो कहीं मेल खाता। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अब पूरा प्रचार तंत्र इतना इस्तेमाल करके एक मेव मंत्री गडकरी को हीरो बनाया गया पिछले 12 साल में, और उस गडकरी साहब ने, मतलब जो स्लम में रहने वाला दुपहिया व्हीकल चलाता है, चाहे मर्सिडीज बेंज चलाता हो बढ़िया, आपके कैलाश इसमें कनाट प्लेस और ये ग्रेटर कैलाश में रहने वाला, सबको ये पेट्रोल और बायोफ्यूल का मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है, ये गडकरी जी की बात हुई। धर्मेंद्र प्रधान ने इनके सबसे बड़े समर्थकों को जो है वो बहुत बुरी तरीके से झकझोर के रख दिया है। अमित शाह ने इनके बच्चों को पिटवा दिया है। तो कहने का अर्थ है कि इनके ही जो मंत्री, जिनको इतने दिनों से हीरो बनाया जा रहा था, अब ये दिख रहा कि ये एक एक करके लोगों के जो इंटरेस्ट हैं उन इंटरेस्ट को हर्ट कर रहे हैं। ये लोगों के इंटरेस्ट को हर्ट कर रहे हैं, लोगों की आम जिंदगी जो है उसको प्रभावित कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं अभय जी, अहमदाबाद, मतलब जो मॉडल स्टेट माना जाता है गुजरात, वहां पे मेरी जानकारी में है कि आज हजारों बच्चों ने स्वेच्छा से रैली निकाल के अपना खुद का अरेस्ट दिया है। खुद से अरेस्ट जो है वो लोग गए कि भैया आपको, आप भले हमको कुछ भी कहें, आप पाकिस्तानी फंडेड कहें कि फॉरेन फंडेड कहें, कुछ भी कहें, आप हमको अरेस्ट करिए। हम इतने साल मेहनत करके काम, ये परीक्षाएं के प्रयास में बैठते हैं मेहनत करके, और उसका अंजाम ये होता है कि आप पर्चे लीक करा दे रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है, देखिए सरकार को ये समझ में आ गया है कि जनता में आक्रोश बहुत ज्यादा है। अब इसका प्लान बी क्या है? प्लान ए तो ये है कि थर्सडे यानी आज रात और फ्राइडे यानी कल रात, ये 2 रात में किसी भी तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए। यदि ये कंट्रोल नहीं होता है तो मेरे खुफिया स्रोतों ने बताया है, बहुत ही अच्छे स्रोत हैं जिन पे मैं रिलाय करता हूं, कि वीकेंड में धर्मेंद्र प्रधान का शायद इस्तीफा हो, और इसके लिए उनका कहना है कि ये कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि नंबर 1 पॉइंट जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। तो हम इस्तीफा दे रहे हैं, अब आप लोग बैक कीजिए, आप लोग जाइए अपने अपने घर। बाकी और जो तो आपके हैं, दूसरा जो आपकी डिमांड है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, चलो इंक्वायरी भी हम बैठा देते। तो कहने का अर्थ है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके अगर आज और कल रात में मामला नहीं डिफ्यूज हुआ तो धर्मेंद्र प्रधान का वीकेंड में इस्तीफा ये लोग दे देंगे, और उसके बाद में विपक्ष के पाले में गोल डाल देंगे कि आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा था, हमने दे दिया। अब ट्विटर पे राहुल गांधी भले कुछ भी कहें कि मैं अमित शाह को रिजाइन करें, ये करें, पर इनका कहना है कि कल जो लाखों लोगों के सामने और आप पत्रकार लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उनकी डिमांड थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। अब किस बात की आप लड़ाई कर रहे हैं? तो ये इनका प्लान बी है। जी अभी नहीं, ये तो प्लान बी जरूर है, लेकिन जिस तरह किसान आंदोलन के साथ हुआ था, किसान आंदोलन के साथ क्या हुआ था कि जैसे ही उनकी वो 3 कानून वापस लिए नरेंद्र मोदी ने अपना वक्तव्य राष्ट्र के नाम संदेश देकर, वैसे ही वो आंदोलन, उस आंदोलन के अंदर चलने की शक्ति समाप्त हो गई, जबकि वो 1 साल से टिका हुआ था। किसान संगठन अपनी जनता को लेकर वापस लौट गए। उनको लगा कि अब इसमें और ज्यादा कुछ करने के लिए, और ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं इसके अंदर है। तो वो इस आंदोलन की स्थिति मुझे थोड़ी सी दूसरी दिख रही है। इसमें केवल अगर धर्मेंद्र प्रधान का ही इस्तीफा हो जाता है, उसके बाद ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर जोर देगा, और जब वो मांग पर जोर देगा तो हर व्यक्ति को वही बात बोलनी पड़ेगी, क्योंकि इस आंदोलन के अंदर कुछ इस तरह की भावना है कि वो केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं जुड़ेगा। अगर अमित शाह ने ये सब हिंसा न करवाई होती जो है। और देखिए,
आप खुद ही कह रहे हैं कि उन्होंने रैपिड एक्शन फोर्स बहुत दिल्ली में बहुत मंगा ली है। दिल्ली के 16 जो मेट्रो स्टेशन हैं वो बंद कर दिए हैं, बहुत सारी एम्बुलेंसेस जमा कर ली गई हैं। हो सकता है रात में आंदोलनकारियों पर कहर टूटे, प्रशासन का, सरकार का कहर टूटे, और उसके बावजूद अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आई, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, तो फिर उस इस्तीफे से कोई बात बनेगी नहीं। अगर वो आज इस क्रैकडाउन से पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दें तो बात दूसरी है। क्रैकडाउन के बाद अगर इस्तीफा दिया तो मुश्किल हो जाएगी। जी, आप एकदम सही बोल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये डे वन से स्ट्रैटेजी में इतनी गलतियां कैसे मोदी सरकार कर रही है। ये ओवर कॉन्फिडेंस है। ये इसी को आपने एकदम बेहतरीन सूझबूझ की बात की कि ये हिंसा का दौर शुरू होने के पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता तो बात इतनी आगे बढ़ती नहीं। परंतु देखिए, ऐसी बात है अभय जी कि ये अभी भी उस घमंड के नशे में चूर है। मैं दो सिर्फ आपको एग्जांपल देता हूं बात को अपने समझाने के लिए। इस पूरे आंदोलन में हर शहर में, क्या नागपुर और क्या दिल्ली, क्या जयपुर और क्या पटना, जो सबसे ज्यादा पिट रहे हैं वो है गोदी मीडिया के पत्रकार। वो मीडिया जिसके जो समर्थक हैं इस सरकार के। तो आप ये समझिए, ये तो कांग्रेस या कॉकरोच पार्टी नहीं बोल रही है कि आप इनको मारिए, ये जनता मार रही है। तो जनता के आक्रोश को अभी तक की सरकार समझ नहीं पाई है। ये आंदोलन जो है अब किसी भी तरीके से सोनम वांगचुक, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी वाले अरविंद केजरीवाल, कोई भी नेता ले लीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी, ये वो जो इनके हाथ से बाहर निकल गया। अगर इन्होंने अब आंदोलन वापस लेने की बात की तो आप ये समझिए कि ये अपने इमेज और अपने रेपुटेशन को हमेशा के लिए जनता की आंखों में खो देंगे। दूसरी चीज, आज बहुत ही एक आरएसएस के अंदर घुसे हुए व्यक्ति से, जो अब आरएसएस से अलग हो गए हैं, उनसे मैंने बात किया। उन्होंने बोला कि देखो राजीव, चौरी चौरा जो हुआ था, याद करो, बोले आरएसएस ने जितना ज्यादा गांधी जी को अध्ययन किया है इतना कांग्रेस के लोगों ने भी नहीं किया होगा। चौरी चौरा में क्या हुआ था कानपुर के पास में 1920वीं शताब्दी में, कि वहां हिंसा हुई और गांधी जी ने वापस ले लिया आंदोलन अपना, ये दिखा के, मॉरल ग्राउंड दिखा के। बोला कहीं शायद ऐसा हो सकता है कि हिंसा इतनी बढ़ जाए जिसमें कुछ पुलिस वाले मारे जाए, कुछ आंदोलनकारी मारे जाए, और उसके बाद में मॉरल ग्राउंड पे विवश कर दिया जाए कांग्रेस को, सोनम वांगचुक को और सारे लीडर्स को कि आप इस आंदोलन को वापस लीजिए, नहीं तो गृह युद्ध वाली जैसी स्थिति हो जाएगी। तो बोले ये गृह युद्ध की स्थिति नहीं आनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर में है, परंतु सरकार अपने आप को ही बचाने में लगी है, तो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि गृह युद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा। कहने का अर्थ ये है कि पूरा फोकस जो है अब ये प्लान सी है। ठीक है, अगर मैं इनकी बात को मानूं कि चौरी चौरा टाइप घटना करके कहीं मॉरल जो है वो तोप जो है वो कहीं फेंकने का प्रयास ना किया जाए। और ये ऐसे व्यक्ति का कहना है जो एक टाइम में आप कह लीजिए कि बहुत करीबी थे, मतलब इन सभी लोगों के। तो मैं मतलब कुल मिला के जो बात बताना चाह रहा हूं ये है कि प्लान कई चल रहे हैं, और इन प्लान के अंदर में कौन सा वाला ट्रिक जो है वो सूट कर जाए, कौन सा वाला ट्रिक चल जाए। देखिए, राहुल गांधी कुछ भी कह लीजिए, लोग कहते हैं कि बहुत ही आइडियलिस्टिक पर्सन है, तो उस आदमी की कमजोरी है आइडियलिज्म। आज की डेट में उसको खूबी नहीं मान रहे लोग, कमजोरी मान रहे। तो यदि महात्मा गांधी को मानने वाले राहुल गांधी हिंसा बढ़ जाती है तो क्या वो पीछे हट जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है जिसके ऊपर में ये पूरा का पूरा तंत्र जो है वो विचार कर रहा है। देखिए, सोनम वांगचुक और दीप्ते जी ने इस देश की सोई हुई आत्मा को जगा दिया है। फुल क्रेडिट गोज टू सोनम वांगचुक एंड दीप्ते जी कि इन्होंने जो सोए हुए लोग थे उनको जगा दिया। पर अब ये आंदोलन जो है ये उससे बाहर निकल के, सोशल आंदोलन, सोशल ग्रुप के बाहर निकल के यह पॉलिटिकल ग्रुप में आ गया है, और पॉलिटिकल लोग जो है उनके हाथों में इसकी कमान आ गई है। अब ये एक एक को चिन्हित कर रहे हैं कि राहुल गांधी की कमजोरी क्या है, हिंसा झेल नहीं पाएंगे, आइडियलिस्ट आदमी है, इसको आइडियलिज्म में फंसाओ। अखिलेश यादव की क्या कमजोरी है, उसको पकड़ो, वहां मारो। अरविंद केजरीवाल की क्या कमजोरी है, उसको वहां पकड़ो, वहां से विवश करो। ये अब चिन्हित कर रहे लीडर्स को। ठीक है, ये बातें आपको कोई मीडिया पे कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं बताएगा, क्योंकि किसी के इतने सोर्सेज है नहीं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, अलग अलग लेवल के प्लान्स चल रहे हैं, हर तरीके के प्लान पे काम हो रहा है। यदि प्लान ए काम कर गया तो ठीक, नहीं तो बी है ही,
बी नहीं हुआ तो फिर सी वाली स्थिति में ला देंगे। तो अभय जी, जो स्थिति जो है बहुत ही ज्यादा भी नाजुक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों ने छोटी चर्चा की, लेकिन सरकार की जो योजनाएं हैं इस आंदोलन से निपटने की, उन पर आपने खासा प्रकाश डाला। और अब देखिए अगले 24 घंटे में क्या होता है, हम लोग उस पर निगाह रखेंगे और जल्दी ही फिर मिलेंगे। धन्यवाद।